नमस्ते बिहार और स्वागत है उन सभी अभ्यर्थियों का जो संगीत के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं संगीत का सिकंदर बीपीएससी एग्ज़ाम तक। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से हम शुरू कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 और आगामी संगीत शिक्षक भर्ती की एक विशेष तैयारी श्रृंखला। संगीत का पाठ्यक्रम अक्सर पेचीदा लगता है, लेकिन इस चैनल पर हम हर राग, हर ताल और हर थ्योरी को इतने सरल तरीके से समझेंगे कि परीक्षा का कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि आपको संगीत का सिकंदर बनाना है, ताकि आप जब परीक्षा केंद्र से बाहर निकलें तो जीत आपकी हो। तो बिना समय गंवाएं चलिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम पीवाईक्यू को जड़ से समझने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र है 4 कक्षा 9 से 10 तक की संगीत टीआरई 2.0। परीक्षा तिथि है 8 तारीख है 12वां महीना 2023। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि टीआरई 2 में पूछा गया है। और आप जान ही रहे हैं कि टीआरई 4 आने वाला है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं यहाँ पे 4 प्रकार के। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ण 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ पे हैं अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अस्थाई वर्ण किसे कहते हैं? एक ही स्वर का बार बार प्रयोग करना अस्थाई वर्ण कहलाता है। आरोही वर्ण किसे कहते हैं? नीचे से ऊपर की ओर जब स्वर जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आरोही वर्ण, जिसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग। इंग्लिश में आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे असेंडिंग। अब बात करते हैं हम डिसेंडिंग, जो ऊपर से नीचे की ओर तरफ आते हैं। ठीक है, तो स्वरों का ऊपर से नीचे की तरफ आना अवरोही वर्ण कहलाएगा। अब जब हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं डिसेंडिंग यानी अवरोही, तो ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, आगे है संचारी वर्ण। तो 2 या 3 वर्णों के मिश्रण को संचारी वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरजग्राम का प्रारंभ किस स्वर से होता है? सरजग्राम का प्रारंभ किस स्वर से होता है? सा से होता है, म से होता है, प से होता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सीख लीजिए। सरजग्राम का प्रारंभ होता है आपको सा से। संगीत में शुद्ध स्वरों को ग्राम या स्केल कहते हैं। प्राचीन काल में 3 ग्रामों का उल्लेख मिलता है, सरजग्राम, मध्यम ग्राम तथा गंधार ग्राम। सरजग्राम का प्रारंभ सा से शुरू होता है। ठीक है, इसका श्रुति अंतराल 4-3-2, 4-4-3-2 है। अब इसको हमको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, 432 4432। ठीक है, यानी कि जब आप पढ़ते हैं सा रे ग म, आप तो जानते हो स्वर क्या कितने होते हैं? स्वर 7 हैं। तो इसमें हो गया, ये हो गया सा रे ग म प ध नी। श्रुति अंतराल हो गया सा का 4, और सा रे का 3 हो गया, और सा रे ग का 2 हो गया। सा रे ग म प का 4-4 हो गया। ध का हो गया 3 और नी का हो गया 2। 432 और 4432 करके आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यम ग्राम में प किस श्रुति पर होता है? मध्यम ग्राम में प किस श्रुति पर होता है? तो क्या है? इस पर 15 है, 16 है या 17 है,
उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मध्यम ग्राम में प होता है यहाँ 16 पे होता है, 16वें पर होता है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। मध्यम ग्राम में प एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे। मध्यम ग्राम में प 16वीं श्रुति पर होता है, जिसे त्रिश्रुतिक पंचम कहते हैं। अब सरज ग्राम में पंचम यानी 17वीं श्रुति पर होता है, एक श्रुति कम होता है, जिसे प्रमाण श्रुति कहा जाता है। मध्यम ग्राम में प 16वीं श्रुति पर होता है, क्योंकि मध्यम ग्राम को पंचम ऋषभ से संवाद करता है, सरज से नहीं। ठीक है, ये आपको अलग से नोट टाइप का मैं यहाँ पे बनाया हूँ। और यहाँ पे है सरज ग्राम का प 17वीं श्रुति पर होता है और मध्यम ग्राम का 16वीं श्रुति पर होता है। ये ध्यान रखना है, मध्यम ग्राम में 16वीं पर होता है और सरज ग्राम में 17वीं पर होता है। सरज ग्राम के स्वर, मध्यम ग्राम के स्वर सारे गामा पधनी। तो यहाँ पे हो गया सरज ग्राम में क्या होगा 432, 44, 32। लेकिन अब यही पर सारे गामा पधनी यहाँ पे मध्यम ग्राम में आएंगे तो 432, 43, 43, 42। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको भी अब और हम लोग जब डिप में पढ़ेंगे तो इसको भी समझेंगे कि ये कैसे कहाँ श्रुति पर होता है, कैसे कहाँ पर होता है। तो ये इन चीज़ों को हम लोग आगे समझेंगे। चलिए नेक्स्ट। मूर्छना में स्वरों का क्रम क्या होता है? तो मूर्छना में स्वरों का क्रम सिक्वेंशल होता है, यानी क्रमिक होता है, अक्रमिक होता है, या वक्र होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है। तो कौन सा होता है? तो यहाँ पे होगा क्रमिक होता है। ठीक है, सिक्वेंशियल। चलिए देखिए यहाँ पे, भारतीय शास्त्रीय संगीत में मूर्छना का अर्थ है सप्तक के स्वरों का क्रमिक आरोह अवरोह। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कहा है कि चमकीली या उभरती हुई वस्तु मूर्छना है। चमकीली या उभरती हुई वस्तु मूर्छना है। ठीक है, यह क्रम भारतीय शास्त्रीय संगीत में विशेष महत्व रखता है। मूर्छना रागों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक राग में कई मूर्छनाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये आप नोट की तरह आपको इसको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो चिन्ह है, किस अलंकरण के लिए प्रयुक्त होता है? तो गमक के लिए होता है, घसीट के लिए होता है, कृंतन के लिए होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है आयोग ने इसका उत्तर ई माना है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ई का मतलब है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, घसीट को मीड़ भी कहा जाता है। मीड़ भी कहा जाता है। घसीट एक प्रकार का अलंकरण है जिसमें एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाते समय स्वरों को धीरे धीरे घसीटा जाता है, जिसमें एक सुंदर और आकर्षक प्रभाव उत्पन्न होता है। ये नोट की तरह आप याद करेंगे। यह विशेष रूप से वाद्य संगीत में यहाँ पे होगा जिसे घसीट कहा जाता है। गमक का एक प्रकार प्लावित गमक मीड़ या घसीट ही है। इसे अर्ध चंद्रकार यानी ऐसा हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे आप। कृंतन, अब कृंतन के बारे में हम समझते हैं। जमजमा, मुड़की व गीत कीड़ी तीनों का समावेश है। इसमें अर्धवृत्ति जैसे मूल स्वर की बाईं ओर ध म बनाकर दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कर्ण के कितने प्रकार हैं? कर्ण के एक प्रकार हैं, दो प्रकार हैं या तीन प्रकार हैं। कर्ण के उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कर्ण के कितने प्रकार होते हैं? कर्ण के होते हैं दो प्रकार। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कर्ण एक महत्वपूर्ण अलंकार है। यह एक सूक्ष्म स्वर स्पर्श है जो किसी राग के सौंदर्य को बढ़ाता है। मुख्य रूप से इसके दो रूप हैं, स्पर्श या पूर्वलग्न कर्ण।
इसमें मुख्य स्वर को छूते हुए एक सहायक स्वर धीरे और लगातार जाते हैं। ठीक है। मीड़ कण, इस कण में एक स्वर से दूसरे स्वर तक धीरे धीरे और लगातार जाते हैं। यानी कि आप बेसिक आप याद करेंगे स्पर्श या पूर्व लग्न कण या मीड़ कण, दो हैं। कण कितने प्रकार के होते हैं? तो कण दो प्रकार के होते हैं, ये याद रखें आप। चलिए आगे देखें। सा रे रे लय का कौन सा प्रकार है? सा रे रे लय का कौन सा प्रकार है? तो सा रे रे लय का कुआड़ प्रकार है, बियाड़ प्रकार है, आड़ है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये है सा रे रे लय का आर प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे सी है, इसका ऑप्शन है। संगीत में आर का अर्थ लय के एक विशेष प्रकार से है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। आर लय का प्रयोग संगीत में एक विशेष प्रकार का सौंदर्य और विविधता लाने के लिए किया जाता है। उदाहरण सा रे रे। आर को पहचानने का सही तरीका है, संगीत में मुख्य रूप से 3 कठिन लय मानी जाती हैं। चलिए यहाँ देखेंगे। आर है 2 मात्रा में 3 स्वर, यानी 3/2, 2 मात्रा में 3 स्वर। इसमें आपको 2 मात्रा होंगे और 3 स्वर, यानी कि 2 मात्रा में 3 स्वर गाया जाएगा, बोला जाएगा। ठीक है। कुआड़ में 4 मात्रा में 5 स्वर, यानी 4 मात्रा में 5 स्वर बोला जाएगा। ठीक है। और यहाँ है बियाड़। बियाड़ में यहाँ पे 4 मात्रा में 7 स्वर बोले जाएंगे, 4 मात्रा में 7 स्वर बोले जाएंगे। ठीक है। तो 7/4 ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये हो गया आड़, ये हो गया कुआड़, ये हो गया बियाड़। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ताल हैज खाली ऑन इट्स फर्स्ट बीट। किस ताल की प्रथम मात्रा पर खाली होता है? तो हम लोग यहाँ एक बार डिटेल में भी समझेंगे कि यहाँ पे किस ताल के, एक ताल को भी डिटेल में समझेंगे। आज नहीं समझेंगे, दूसरे दिन हम लोग समझेंगे इस पे। दादरा ताल होगा या रूपक ताल होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा आपका ये किस ताल में प्रथम मात्रा पर खाली होता है? तो रूपक में होता है। ठीक है। रूपक ताल में मात्राएँ होती हैं। यह एकमात्र ऐसी प्रचलित ताल है जिसकी पहली मात्रा पर खाली 0 खाली को सूचित करता है, पहली मात्रा पर खाली होता है। रूपक ताल भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध ताल है। इसमें कुल 7 मात्राएं होती हैं, 3 विभाग होते हैं। इस ताल में पहली मात्रा पर खाली होता है और चौथी और छठी मात्रा पर खाली होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विभाग 3 है, यहाँ पे 3 विभाग हैं। ठीक है। 3 विभाग, ती ती तीना धीना धीना, ती तीना धीना धीना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो पहली मात्रा पर इसका होगा इसके होगा खाली, और दूसरी मात्रा और ये 1 2 3, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चौथी मात्रा जो है यहाँ पर होगा ताली, और एक है यहाँ पे छठी मात्रा पर, यहाँ पे होगा ताली। ठीक है। 0 1 होगा खाली, और इसमें दूसरे यहाँ पर होगा चौथी मात्रा पर जो है आपका, चौथी मात्रा पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, चौथी मात्रा पर होगा ताली और छठी मात्रा पर भी ताली, ती तीना धीना धीना। ठीक है। नेक्स्ट, समय सिद्धांत में कितने प्रहर होते हैं? अब हम समय सिद्धांत को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे भी। ठीक है। समय सिद्धांत में कितने प्रहर होते हैं? 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है। तो हम समय सिद्धांत में कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक राग के गाने का समय निश्चित है। यह समय दिन और रात के प्रहरों में निश्चित किया गया है। दिन के 4 प्रहर माने गए हैं और रात के भी 4 प्रहर माने गए, यानी दिन में भी आपको 4 टाइम आप राग को बजाया जाता है, यानी 4 प्रहर माना गया है टाइमिंग। ठीक है। और रात को भी
4 सभी रागों को उनकी प्रकृति के अनुसार इन 8 प्रहरों में से किसी प्रहर में गाया बजाया जाता है। जैसे आप राग भैरव हो गया सुबह में गाते हैं, राग यमन हो गया शाम में गाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे मैंने इसको पूरा डिटेल में क्या है। दिन के 4 प्रहर, ठीक है। दिन की शुरुआत सूर्योदय सुबह 6 बजे से मानी जाती है, ठीक है। इतनी बात आप भी देख रहे हैं। प्रहर, प्रथम प्रहर प्रातःकाल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, ये पहला प्रहर है, ठीक है। इसे प्रातः कालीन संधि प्रकाश काल भी कहते हैं। इसमें कोमल रे और ध वाले राग गाए जाते हैं। जहाँ पे ध और रे कोमल होगा तो वहाँ पे हम इसको प्रथम प्रहर में ज़्यादातर गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। अब बाद में कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कोमल रे और कोमल धा वाले राग गाए जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं प्रथम प्रहर। द्वितीय प्रहर, अब ये 9 बजे के बाद द्वितीय प्रहर शुरू होता है, 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच तक, ठीक है ना। यह है आपका द्वितीय प्रहर। इस समय शुद्ध रे धा वाले रागों का महत्व बढ़ जाता है। इसमें अब शुद्ध रे, ठीक है, यहाँ हम लोग थे कोमल रे अधा, यहाँ पे हो गया शुद्ध रे और धा, ठीक है। ये राग गाए जाते हैं इस द्वितीय प्रहर में। दिन का ये दूसरा प्रहर है। तृतीय प्रहर, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, तृतीय प्रहर, ठीक है। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक है तृतीय प्रहर। इसमें अक्सर कोमल ग, ध्यान देंगे कोमल ग के नीचे आप हिंदुस्तानी संगीत में आते हैं तो हिंदुस्तानी संगीत में कोमल को दर्शाने के लिए नीचे एक लाइन देते हैं, ठीक है। इसमें अक्सर कोमल ग और नी वाले राग गाए जाते हैं, कोमल ग और नी, ठीक है। तृतीय प्रहर है। चतुर्थ प्रहर यानी चौथा प्रहर, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि 3 बजे से लेकर के यहाँ 3 बजे तक हो चुका हुआ है, तो 3 बजे से शाम 6 बजे तक इस समय तीव्र म का प्रयोग होता है। 3 बजे से शाम को 6 बजे तक इसमें जैसे यमन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रात के चौथा प्रहर। रात के चौथा प्रहर, रात की शुरुआत सूर्यास्त शाम को 6 बजे से मानी जाती है। प्रथम प्रहर है। प्रथम प्रहर में देखेंगे 6 बजे से रात 9 बजे तक 3 घंटे का ये समय अंतराल होता है। फिर इसे सायं संधि प्रकाश काल कहते हैं। इसमें तीव्र म, ठीक है, तीव्र म प्रधान राग गाए जाते हैं, ठीक है, जैसे राग यमन हो गया। द्वितीय प्रहर रात के 9 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक, रात के 9 बजे से 12 बजे तक इसको हम लोग इसमें गाते हैं। इस समय रागों में रंजकता अधिक होती है और शुद्ध रे धा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे शुद्ध रे और धा, इसमें जैसे कि आपको शुद्ध रे और धा जिस राग में है, ठीक है, तो वो यहाँ पे द्वितीय प्रहर शाम के द्वितीय प्रहर में गाए जाएंगे, ठीक है। रात्रि का दूसरा प्रहर ऐसे बोल सकते हैं आप। और रात्रि का है यहाँ पे तृतीय प्रहर मध्य रात्रि, ठीक है, 12 बजे से लेकर के रात के 12 AM से लेकर के, आखिर तो है रात ही, तो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये है आपका तृतीय प्रहर। तृतीय प्रहर इसको हम समझेंगे, ठीक है। ये गंभीर और शांत प्रकृति के रागों का समय है, जैसे राग दरबारी, ठीक है। ये राग दरबारी आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है चतुर्थ प्रहर उषा काल। रात के 3 बजे से लेकर के रात के 3 बजे से 6 बजे तक है। यह भोर का समय है, जहाँ से पुनः प्रातःकालीन रागों की भूमिका बनने लगती है, ठीक है। नोट, अगर एक नोट मैंने लिख दिया है, हर प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है। यहाँ आपने देखा भी। संगीत में मध्यम म स्वर को अध्वदर्शक समय दिखाने वाला,
ठीक है। स्वर कहा जाता है क्योंकि यह दिन और रात के रागों के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। अगर ये शाम तीव्र म हम लगाते हैं तो हम शाम के राग को समझते हैं, और बाकी शुद्ध जो रहता है जो नॉर्मली दिन के प्रहर में ज़्यादातर यूज़ है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है भातखंडे कृत क्रमिक पुस्तक मलिका के कितने भाग हैं? यहाँ पे 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्रमिक पुस्तक मलिका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रृंखला है। यह 6 भागों में विभाजित है, जिसमें रागों का विस्तृत विवरण, थाट प्रणाली और संगीत के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। क्रमिक पुस्तक मलिका के 6 भाग। यहाँ पे फर्स्ट नंबर भाग आप देख सकते हैं, इसमें संगीत के प्रारंभिक नियम, लक्षण गीत, सरल रागों का परिचय दिया गया है। भाग 2 में इसके दिया गया है। इसमें भाग 2 यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें मध्यम स्वर होना चाहिए। इसमें मध्यम स्वर के रागों का वर्णन, मध्यम रागों का वर्णन और उनके स्वरों का विस्तार है। और यहाँ पे भाग 3 में है और 4 में इन भागों को रागों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें थाट राग पद्धति के अनुसार रागों का वर्गीकरण किया गया है। और भाग 5 और 6 में इसमें इन अंतिम भागों में कठिन और अप्रचलित रागों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम। अब यहाँ पे आप बताएंगे, ये आपके लिए मैंने कुछ तैयार कर रखा है। आधुनिक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को, उस्ताद फैयाज खान को, या पंडित शारंग देव को? तो हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे एक तलफ़ुज़ होता है जो आप लोग समझ पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। तलफ़ुज़ हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तलफ़ुज़ के बारे में कैसे जानते हैं? जैसे आप कैसे ये श है, ठीक है, ये श को कैसे बोलेंगे, ये श को कैसे बोलेंगे, तो इन सब पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, नज़र होता है या नज़र होता है, तो इन सब पे हम लोग काम करने वाले हैं। आगे और बहुत सारे वीडियोस बनेंगे उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आपको मैं एक नॉर्मली गाकर बताता हूँ कि आप शब्दों के उच्चारण कैसे करते हैं। कोई नगमा, अब नगमा, यहाँ पे नगमा हम कैसे बोले हैं इस पे ध्यान देना है। गैन होता है इसमें उर्दू के हिसाब से, और इसको गा को थोड़ा हलक से बोलते हैं, जैसे गम। ठीक है, कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। तो यहाँ पे शर्माना हम कैसे बोले हैं, शर्माना हम कैसे बोलते हैं, शर्माना होगा या शर्माना होगा। तो इन टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे, आगे समझेंगे कि आखिर इन चीज़ों को हम कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं। PDF अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार ज़रूर बताएं, इसका मैं PDF आपको भेज दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पे इसका PDF मैं भेज दूँगा, संगीत का सिकंदर BPSC एग्ज़ाम तक। तो साथियों, आज हमने जो PYQ हल किए वे सिर्फ सवाल नहीं बल्कि आपकी सफलता की सीढ़ी है। याद रखिए, रियाज और अभ्यास ही आपको संगीत का सिकंदर बनाएगा। अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे उन सभी दोस्तों के साथ साझा करें जो संगीत शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली क्लास आपसे मिस ना हो। पढ़ते रहिए, गाते रहिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।